आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में खराबी आने और दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के मामलों पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या इन एयरलाइंस को ए चेक, बी चेक और सी चेक से नहीं गुजरना चाहिए। इन चेक्स के दौरान विमान को कुछ समय के लिए रोका जाता है और उसका रखरखाव किया जाता है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो रेलवे दुर्घटनाओं और एयरलाइन से जुड़ी समस्याओं की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि जब भी कोई संकट आता है तो वे किराया कैसे बढ़ाएं। उनमें न तो कोई इंसानियत है और न ही कोई शराफत है। वो तो बस यही सोचते हैं कि यात्रियों का शोषण कैसे किया जाए। आज से आईपीएल का 19वां सीजन शुरू हो रहा है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी श्रीनाथ ने जनता को सट्टेबाजी के प्रति आगाह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में संदेश जारी करते हुए श्रीनाथ ने कहा कि हैदराबाद पुलिस की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सट्टेबाजी में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस ने पिछले साल सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और सरकार ने भी ऐसे ऐप के खिलाफ एक बिल पेश किया था। श्रीनाथ ने कहा कि पिछले साल हमारे प्रयासों के बावजूद धोखेबाज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सट्टेबाजी की ओर लुभाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर सट्टेबाजी वाले ऐप्स का प्रचार भी कर रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि बेटिंग ऐप्स समाज के लिए एक अभिशाप है और बेटिंग के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर धार्मिक सद्भाव का एक मंच है। मूसा और ईसा नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में गंडीपेट सीमा के अंतर्गत आने वाले मंचिवेरुला गांव में इस क्षेत्र में मचलेश्वर स्वामी और ओंकारेश्वर स्वामी के लिए एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर भगवान शिव के उन भक्तों के लिए है जिनकी इस राज्य और इस देश में सबसे अधिक पूजा की जाती है। 1400 वर्षों के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार ने आज भगवान शिव के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। भगवान शिव स्वयं सभी बाधाओं को दूर करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक से यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस बारे में झूठा दुष्प्रचार फैलाता है या उसके गलत अर्थ निकालता है तो यह राज्य सरकार के खिलाफ होगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर चुनाव के दौरान किए गए अधूरे वादों से जनता का ध्यान भटकाने और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। करीमनगर स्थित अपने आवास पर नए लगाए गए सोलर पैनलों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय ने आरोप लगाया कि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने की केंद्र की पहल के कारण मुख्यमंत्री दबाव में है। संजय ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और महिला आरक्षण नीति पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर यह गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया कि दक्षिणी राज्यों को इससे नुकसान होगा और साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्षेत्रीय विभाजन भड़काने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा और यह तर्क दिया कि सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा अनुपातिक रूप से बढ़ेगा। बीआरएस के नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक मुद्दों को लेकर बहुत ही लापरवाह नजर आ रही है। सार्वजनिक मुद्दों और उचित बहसों पर ध्यान देने के बजाय सरकार, मंत्री और सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर किसी भी तरह का कोई लिहाज नहीं दिखाया है। आशा कार्यकर्ताओं, छात्रों से लेकर शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों तक समाज के सभी वर्गों ने अपने मुद्दों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है और यह बजट पूरी तरीके से निराशाजनक रहा। कांग्रेस सरकार तेलंगाना की जनता को संतुष्ट करने में पूरी तरह से विफल रही है। मल्काजगिरी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता इटाला राजेंद्र ने आज बोयनपल्ली मार्केट यार्ड में धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को भुगतान न किए जाने के कारण सब्जी मंडी कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि कचरा हटाने वाले ठेकेदारों और शौचालयों की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण कचरे का ढेर लग गया है। उन्होंने आगे कहा कि सब्जियों के सड़ने से बदबू फैलती है और संक्रमण फैलता है, जिससे ग्राहक यहां आने में हिचकिचाते हैं। वही सांसद ने कहा कि बाजार में कारोबार भी घट रहा है, पानी की टंकी में पानी नहीं है और शौचालयों में दरवाजे भी नहीं है। अगर कोई एक महिला शौचालय जाती है तो दूसरी महिला को बाहर
पहरा देना पड़ता है। यह कोई ठीक से बना हुआ भूमिगत जल निकासी सिस्टम नहीं है और न ही कूड़ा कचरा उठाने वाला कोई है। वहीं आगे सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि मेरा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कोई पक्का भूमिगत सिस्टम काम शुरू नहीं कर देता, जब तक साफ पानी का सिस्टम बेहतर नहीं हो जाता, जब तक सड़ी हुई सब्जियों से बायोगैस बनाने वाला प्लांट फिर से चालू नहीं हो जाता। आज हैदराबाद के धरना चौक पर मान्यता प्राप्त आशा को हिरासत में ले लिया गया। ये कार्यकर्ता सरकार से अपने चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे थे, जिसमें 18,000 रुपये की निश्चित मासिक वेतन और नौकरी की सुरक्षा शामिल थी। वही मीडिया से बात करते हुए आशा कार्यकर्ता और भुवनगिरी जिला अध्यक्ष भवानी यद्री ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति आखिरी मिनट में रद्द कर दी गई। पुलिस ने आधी रात तक की अनुमति दी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उसे रद्द कर दिया गया। 2 साल से ज़्यादा समय से आशा कार्यकर्ता एक तय मासिक वेतन की मांग कर रही हैं। उनकी दूसरी मांगों में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी को तुरंत लागू करना, जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच वेतन संशोधन आयोग के तहत अनुशंसित 6 महीने का बकाया चुकाना, चुनाव और परीक्षा ड्यूटी के लिए भुगतान और 2022 से 2025 के बीच कुष्ठ रोग और पल्स पोलियो सर्वे में किए गए काम का बकाया भुगतान शामिल है। केरला में चुनाव को लेकर कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यूडीएफ को जबरदस्त जीत मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने लोकसभा में 18 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, उसी तरह कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन यहां भी 2/3 बहुमत हासिल करेगा, जिसके बाद एक बेहतरीन सरकार बनेगी। वहीं आगे उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी 2029 में पीएम बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यूडीएफ बहुत भारी पैमाने से जीतेगा और जो हमने लोकसभा में 18 सीट जीत के एक इतिहास बनाया है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस यूडीएफ जीतेगी और अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होगा। हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, वेणुगोपाल जी, रमेश चंद्रतला जी बहुत ही बड़े अच्छे लीडर्स हैं। हमको उनके मार्गदर्शन में फिर एक बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी यूडीएफ फिर उभर के आएगी और पूरे देश भर में कांग्रेस का आवाज चलेगा और आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तिरुवनंतपुरम की सबसे अनोखी बातों में से एक है कि इसकी पोंगाला नाम की परंपरा। पोंगाला मंदिर से जुड़े कुछ खास शुभ दिनों पर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। आज इस मंदिर में पोंगाला है। मैं यहाँ भगवती का आशीर्वाद लेने और उन लोगों से मिलने आया हूँ जो यहाँ पोंगला मना रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम कल पलक्कड़ और त्रिशूल आ रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। ये दोनों ऐसे जिले हैं जहां से एनडीए के कई विधायक चुने जाने वाले हैं। हमें खुशी है कि पीएम मोदी कल उनका समर्थन करने आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव पर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि बीजेपी किसी भी तरह से अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बहुत बेताब है। मोदी ने खुद यह ऐलान किया है कि बिहार के बाद उनका ध्यान बंगाल में चुनाव जीतने पर होगा, ताकि बंगाल को जंगल राज से मुक्त दिलाई जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी का शासन कुशासन में बदल गया है, कैसे बीजेपी की सरकार चलाने का तरीका खराब शासन बन गया है और कैसे बीजेपी पूरे देश में हर जगह लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। बंगाल के लोग काफी समझदार हैं। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि एलडीएफ एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो काम करके दिखाती है और अपने वादे पूरे करती है। जनता द्वारा पहचाने गए ठोस विकास कार्यों के आधार पर ही इसे ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार सत्ता मिली है। हालांकि रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन जैसे नेताओं के नेतृत्व वाला यूडीएफ अब अपने खुद के कॉरपोरेटेड समर्थक और वैश्वीकरण समर्थक नीतियों से ध्यान भटकाने के लिए मल्लपुरम में एसडीपीआई के समर्थन को लेकर खुलेआम झूठ और बेबुनियाद आरोप लगाने का
एक हताश अभियान चला रहा है, जहां एक और विपक्ष गलत जानकारी फैलाने की होड़ में लगा हुआ है और एलडीएफ के स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने की रणनीति को नकारात्मक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहा है। वही सच्चाई यह है कि जब वे दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं तो असल में आरएसएस के नेतृत्व ने ही स्पष्ट रूप से यूडीएफ को वोट देने का आह्वान किया था। आगे उन्होंने कहा कि आखिरकार एलडीएफ हर मनगढ़ंत विवाद में उलझने से इनकार करता है, क्योंकि लोग इन एजेंडों की असलियत समझते हैं और असली राजनीतिक दुष्प्रचार के बजाय सरकार के सच्ची और जनहितैषी रूप को प्राथमिकता देते हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बारे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो हम सभी एकजुट होते हैं। अगर आज केरल में यूडीएफ की सरकार है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम संघ से अलग हो जाएंगे। हमें राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना है। केरल हमेशा से भारत की सभी गतिविधियों के साथ गहराई से जुड़ा रहा है, इसलिए हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि केरल में यूडीएफ सरकार केरल के लिए जो कुछ भी करेगी वह इस बात को ध्यान में रखकर करेगी कि राष्ट्र की क्या ज़रूरतें हैं। हम खुद से कुछ भी आयात नहीं करते, यह राष्ट्रीय नीति के तहत ही आता है, इसलिए हम इन मामलों पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि केरल में चुनावों के समय हमें राजनीतिक रूप से उनसे सहमत होना ही चाहिए, वह एक अलग मामला है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और केंद्र के लिए भी राज्यों के साथ मिलकर काम करना उनका कर्तव्य है। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन पर डीएमके सांसद हमीद झाची ने कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सभी रिपोर्टों में यह साफ जाहिर है कि अन्नामलाई गठबंधन में सीटों के बंटवारे से खुश नहीं है और इसके अलावा हमारा नजरिया यह है कि यह एक बहुत कमजोर गठबंधन है और एआईएडीएमके बस वही कर रही है जो उसे केंद्र से निर्देश मिल रहे हैं। यह बस उसी एजेंडे का दोहरा रही जो उन्हें दिया गया और तमिलनाडु तथा वहाँ के लोगों के असली मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें बुदनयाकन्नूर सीट से ओ पनीरसेल्वम और कोयम्बटूर दक्षिण से पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी का नाम शामिल है। डीएमके प्रमुख ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस राज्य में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि डीएमडीके को 10 सीटें, वीसीके को 8 सीटें और सीपीआई और सीपीएम को 5-5 सीटें आवंटित की गई हैं। डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नोएडा में कहा कि मैं आप सभी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शानदार और प्रतिष्ठित जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन पर हार्दिक बधाई देता हूं। न केवल जेवर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरा भारत इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो हमारी राजधानी है और देश की धड़कन है उसे आज एक दूसरी धड़कन मिल गई है। यह शानदार हवाई अड्डा है। सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन राज्य महिला आयोग में खाली पद के बारे में शिवसेना के प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि राज्य महिला आयोग में यह पद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक वैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि इस पद पर बैठने वाली चेयरपर्सन को खुद से कार्रवाई करने का अधिकार होता है।
स्टेट कमीशन फॉर वुमेन बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जहां महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करते हैं, उनके लीगल रिफॉर्म्स, उनके इन्वेस्टिगेशंस, उनके कंप्लेन, डोमेस्टिक वायलेंस हो, वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो, तो सभी के लिए इस पद की आवश्यकता भी है। और जो अध्यक्ष है इस पद में, उनको ये हक दिया जाता है कि वो सुओ मोटो एक्शन ले, कहीं भी रिड्रेसल, आउटरीच, एडवोकेसी के इश्यूज हैं तो उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करते हैं इसकी सरकार सोच समझ के उस व्यक्ति को देंगे इस पद की अध्यक्षता जो एक मिसाल के तौर में महाराष्ट्र में महिलाओं को अपना हक जताएं और दिलाएं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।